All these stories, incidences, names, and figures mentioned in the podcast are sourced from the information available in the public domain. We don't claim the authenticity of any of them. Listener discretion is advised. Thank you and enjoy the podcast. आपको यकीन नहीं होगा अगर मैं ये कहूं कि इंडिया का यंगेस्ट बिलियनियर एक टाइम पर सिम कार्ड बेचता था, है ना? यकीन नहीं होता ना? पर यह सच है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने एक ऐसा ब्रांड बनाया जो आज लोगों को अपने यूनिक ऑफरिंग की वजह से याद है। एक ऐसा ब्रांड जिसने अपनी इंडस्ट्री में एक तहलका सा मचा दिया। एक ऐसा ब्रांड जिसने कोविड जैसी महामारी का महंगा खामियाजा भुगता, पर उतने ही साहस और मेहनत से अपने आप को ना सिर्फ उस बुरे दौर से निकाला, बट दे केम आउट बिगर एंड स्ट्रॉन्गर। ये कहानी है मेहनत की, ये कहानी है एक विजन की, कहानी है एक ऐसे ब्रांड की जिसने ये प्रूव करके दिखाया कि इट डजंट मैटर फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट, व्हाट मैटर्स इज वेयर यू रीच। ब्रांड टेल्स की ये कहानी है रितेश अग्रवाल की, कहानी है ओयो की। रेडियो सिटी ब्रांड टेल्स। हमने अक्सर देखा है कि जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं या बिजनेसमैन हैं, वो या तो पुश्तैनी विरासत लेकर आते हैं या तो बड़े बड़े शहरों या देश से होते हैं। रितेश अग्रवाल का जन्म हुआ ओडिशा के रायागढ़ के एक मिडिल क्लास फैमिली में। 10 साल की उम्र में रितेश ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए लेक्चर्स लेना शुरू किया। कई बार फेल हुआ, कई बार हताश हुआ, कई बार उसने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना छोड़ देने का भी सोचा, पर रितेश के टीचर ने हार नहीं मानी। ये एक्सपीरियंस रितेश की लाइफ का एक बड़ा एक्सपीरियंस रहा, जहां उन्होंने ये सीखा कि कुछ भी हो जाए, हार नहीं माननी है। और यही एक्सपीरियंस ने रितेश को कोविड के टाइम पर मदद की। जब रितेश 8वीं कक्षा में थे, तब अपने पैशन को पूरा करने के लिए रितेश ने मोबाइल के सिम कार्ड्स बेचना शुरू किया। दिस वॉज रितेश's फर्स्ट ब्रश विथ एंटरप्रेन्योरशिप। ये मोबाइल सिम कार्ड बेचने का एक्सपीरियंस ने रितेश को बहुत कुछ सिखाया। जब तक रितेश 17 साल के हुए, तब तक रितेश काम के सिलसिले से कई अलग अलग शहरों में घूमते थे। और इन्हीं अलग अलग शहरों में घूमते हुए रितेश ने यह रियलाइज किया कि हमारे देश में कम बजट में क्वालिटी होटल्स नहीं है। उस टाइम पर हमारे देश में बेसिकली 2 तरह के स्टेज मिलते थे। एक तो लग्जूरियस होटल्स जो क्वालिटी तो देते थे पर बड़े महंगे होते थे, और दूसरे होते थे बजट होटल्स। अब ये जो बजट होटल्स होते थे उनका प्राइस तो कम होता था पर क्वालिटी भी कमी होती थी। रितेश ने ये रियलाइज किया कि देयर इज अ डिमांड सप्लाई गैप इन बिटवीन। इंडिया में लोग उस सेगमेंट में पैसा डालने को तैयार थे जहां कम प्राइस पे बेहतर क्वालिटी स्टे मिले। और कुछ ऐसा ही साल 2011 में 17 साल के रितेश अग्रवाल ने ओरावेल स्टेज की शुरुआत की। एयरबीएनबी मॉडल पर बेस्ड ओरावेल स्टेज वाज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर बजट अकोमोडेशन। पर इस 17 साल के रितेश के लाइफ में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उसे थाइल फेलोशिप के लिए चुना गया। थाइल फेलोशिप ऐसे उभरते बच्चों को दी जाती है जिन्होंने पढ़ाई से ड्रॉप लेकर कुछ अमेजिंग सा काम करना शुरू किया हो। तब तक रितेश ने अपनी कॉलेज से ड्रॉप ले लिया था और ये 2 साल का थाइल फेलोशिप ने उन्हें कैलिफोर्निया बुलाया, जहां उनका इंटरेक्शन हुआ महान एंटरप्रेन्योर्स जैसे कि पीटर थाइल, मार्क जकरबर्ग और एलॉन मस्क से। ये 2 साल ने जन्म दिया ओयो को। 2013 में रितेश ने जन्म दिया ओयो को विद द मिशन ऑफ क्रिएटिंग अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी अकोमोडेशंस। इनिशियली ओयो ने छोटे होटल्स और गेस्ट हाउसेस के साथ एक टाइप किया, जिसमें ओयो उन्हें टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, ब्रांडिंग और ऑपरेशनल सपोर्ट देगा, और बदले में ये प्रॉपर्टीज ओयो के स्टैंडर्ड्स को मैच करेंगे और उन्हें सर्विसेज में कंसिस्टेंसी देंगे। धीरे धीरे ओयो के ये फोकस ऑन क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्डाइजेशन और अफोर्डेबिलिटी ने ओयो को एक अच्छा बूस्ट दिया। साल 2015 के आते आते ओयो कंपनी ने अपने पैर 230 जितने शहरों में फैला दिए विद अ नेटवर्क ऑफ ओवर 70,000 रूम्स। अनलाइक ट्रेडिशनल होटल चेन्स, ओयो खुद कोई प्रॉपर्टी ओन या ऑपरेट नहीं करता। रादर वो इंडिपेंडेंट होटेलियर्स के साथ पार्टनरशिप करता है और उन्हें ऑफर करता है टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, ब्रांडिंग और ऑपरेशनल सपोर्ट। इस पार्टनरशिप से होटेलियर्स को अपने सर्विसेज इंप्रूव करने का मौका मिलता है, साथ ही दे आर एबल टू अट्रैक्ट मोर गेस्ट जो इवेंचुअली उनके रेवेन्यूज में इजाफा करते हैं।
ओयो अपने पार्टनर्स के लिए होटल मैनेजमेंट ऐप, सेंट्रलाइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम्स और इंटीग्रेटेड पेमेंट गेटवे जैसी सुविधाएं भी देता है। ओयो के द्वारा दी गई टेक्नोलॉजी के कारण होटेलियर्स अपने प्रॉपर्टीज को और ज्यादा बेहतर ढंग से मैनेज कर सकते हैं। तो ये तो रहा ओयो और होटेलियर्स के बीच की बात। बट ओयो द्वारा बुक्ड होटल्स या रूम एक कस्टमर्स को ये आश्वासन देते हैं कि उनकी होटल्स की क्वालिटी, कंसिस्टेंसी और अफोर्डेबिलिटी तीनों उन्हें अच्छी ही मिलेगी। यही नहीं, ओयो के वाइड रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज की वजह से लोगों को अपने बजट के हिसाब से प्रॉपर्टीज मिलने लगी। साल 2016 के आते आते ओयो के अफोर्डेबल होटल मॉडल्स ने चाइनीज मार्केट में कदम रखा और एक लोकल कॉम्पिटिटर को अक्वायर भी कर लिया। ये हमारे देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक इंडियन स्टार्टअप ने चाइनीज मार्केट में कदम रखकर कुछ ऐसा किया हो। इस एक्विजिशन से ओयो ने अपने नेटवर्क को एक्सपैंड करके 10,000 होटल्स तक पहुंचा दिया इन जस्ट 2 years। और ये कदम सिर्फ चाइना तक नहीं रुके। आज the company operates in over 80 countries and has a network of more than 35,000 hotels and 1.2 million rooms, with a presence in markets like Southeast Asia, Europe and the United States. पर ऐसा नहीं है कि रितेश अग्रवाल और ओयो की जर्नी इतनी स्मूथ रही। इस जर्नी में कई सारे उतार चढ़ाव आए, कई सारे सक्सेसेस और फेलियर्स आए, कई सारे अपसेट्स भी आए, पर हर चुनौती का रितेश और उसकी टीम ने डट के सामना किया। रितेश के सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र अगर कोई है तो वो होगी कि उसने हर कदम पे ना सिर्फ सीखा बल्कि उस सीख को अडेप्ट भी किया। जब पहली बार ओरावल स्टेज शुरू हुआ था तब रितेश ने ये रियलाइज किया था कि द प्लेटफॉर्म वाज नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम ही हैड आइडेंटिफाइड। चाहता तो रितेश वो टाइम पर गिव अप करके सब बंद कर देता, पर he used his failure as an opportunity to learn in his business। जैसे जब ओयो की शुरुआत हुई तब ओयो ने सिर्फ और सिर्फ बजट होटल्स पे कंसंट्रेट किया, पर जैसे जैसे कंपनी ग्रो होने लगी रितेश रियलाइज्ड दैट देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड इनटू अदर सेगमेंट्स ऑफ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। आज ओयो देता है वास्ट रेंज ऑफ अकोमोडेशंस, बजट होटल से लेकर सर्विस्ड अपार्टमेंट्स टू इवन वेकेशन होम्स। पर रितेश अग्रवाल और ओयो के करियर में जो सबसे मुश्किल टाइम आया वो था कोविड-19 पेंडेमिक का। जाहिर सी बात है, जहां कोविड में पूरी दुनिया बंद हो रही थी वहां सबसे ज्यादा हिट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को पड़ा था। ऐसे टाइम में लोग सबसे पहले खाने पीने और घूमने फिरने पे रोक लगा रहे थे और इसका खामियाजा ओयो को उठाना पड़ा। साल 2020 के आते आते कंपनी का रेवेन्यू और उसकी ऑक्यूपेंसी लगभग 50 से 60% तक कम हो गई, जिस वजह से यूएस और बाकी के इंटरनेशनल मार्केट्स में ओयो को जॉब कट्स करने पड़े, पर इंडियन मार्केट लार्जली अनअफेक्टेड रहा। रितेश अग्रवाल ने समय की नज़ाकत को देखते हुए साल के बीच में खुद ये डिसीजन लिया कि अब ये पूरे साल वो सैलरी नहीं लेंगे। साथ ही टॉप मैनेजमेंट ने ये डिसीजन वॉलंटरीली लिया कि वो अपनी सैलरी में से 25% का पे कट लेंगे। जहां कोविड के पहले यानी साल 2020 में रेवेन्यूज वेर 13,168 करोड़, साल 2021 में इट ड्रॉप्ड सब्सटैंशियली टू जस्ट 3,961 करोड़। पर जैसे मैंने पहले कहा, रितेश अग्रवाल ने अपने दृढ़ निश्चय से, अपनी लीडरशिप एबिलिटीज से इस कठिन परिस्थिति को पलट दिया। आने वाले सालों में एक टर्न अराउंड आया, जहां साल 2024 में 5,388 करोड़ के रेवेन्यू के साथ ₹229 करोड़ का नेट प्रॉफिट अचीव किया, which was a first annual profit for OYO। कहाँ एक 10 साल का लड़का जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मोबाइल के सिम कार्ड्स बेचता था, और कहाँ वही लड़का 229 करोड़ के नेट प्रॉफिट को कमा रहा है to become the second youngest billionaire in India। This was the story of Ritesh Agrawal. This was the story of OYO. You were listening to Brand Tales with me, Atik. Radio City. Brand Tales.